एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम इस पर गौर करें तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो लो टेम्परेचर पे होते हैं, प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पे हाई एनर्जी पे होती है सॉरी, और इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, इस तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट हाई एनर्जी पे होते हैं और प्रोडक्ट जो बनती है वो लो एनर्जी स्टेट पे होती है। तो ये देखें, रिएक्टेंट इस एनर्जी पे है और प्रोडक्ट इससे लो है। तो लेकिन अब देखें, होना तो ये चाहिए था कि रिएक्टेंट एनर्जी रिलीज़ करे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन एनर्जी रिलीज़ होती है इस रिएक्शन के दौरान क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन उससे पहले उसे थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो रिएक्टेंट और फिर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें रिएक्टेंट हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं, प्रोडक्ट लो एनर्जी लेवल पे होती हैं, और इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एंडोथर्मिक के मुकाबले में कम चाहिए होती है रिएक्टेंट को, यानी थोड़ी सी उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जो उसको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगी, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, ये हमारे पास जनरल एक इक्वेशन है A+B, और ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स AB स्टार में कन्वर्ट हो गया और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और ये देखें, मैंने पहले भी बताया था कि रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में है विद ईच अदर, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जितनी इसकी बन रही है और ये ब्रेक डाउन होकर वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि कुलियंस हो रही हैं मुसलसल। ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना है और कोई मॉलिक्यूल आके से कोलाइड करे तो ये टूट के वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये किसी और के साथ कोलाइड नहीं कर रहा, थोड़ी देर ये इसको टाइम मिल गया है, तो ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। द इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो के स्टार एक्टिवेटेड रेट कांस्टेंट है किसके इक्वल है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के लिए हमने स्टार इस पे लगाया इसलिए ये भी स्टार में आएगा। ये रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशो, ये रेशो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस वक्त इस रिएक्शन में हमारी ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो हमने उसकी रेशो लिया है, ये रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है। तो हम इसको इधर जाएंगे लेके जाएंगे तो यहाँ ये जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आता है V इंटू वेलोसिटी यानी और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। वेलोसिटी जो है फॉर वाइब्रेशन वो किसके इक्वल है, RT/NA इंटू N एवोगैड्रो नंबर, R जनरल कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है। यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी AB स्टार कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रेट हमारे पास इक्वल हो गया, ये इसके भी इक्वल हो गया रेट और इसके भी इक्वल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल था, यहाँ पे RT और इसकी जगह हम वैल्यू लगा दें RT/NaN इंटू AB। तो हमारे पास देखें जी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक रेट इसके इक्वल है और यहाँ पे हमारे पास ये AB की जगह ये हमने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, इसको इधर ले गए तो AB की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। तो रेट इज इक्वल टू एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन की जगह हमने RT/NA.N लगा लिया है, साथ ये ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास एक बायोमोलिकुलर एग्जांपल है रिएक्शन A+B गिव्स प्रोडक्ट। तो इसकी अगर हम रेट निकालें तो रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, ये रेट कांस्टेंट था, यहाँ से ये देख लें रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये खाली रेट ऑफ रिएक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अच्छा, एक रेट हमारे पास यहाँ पे ये आ गया है और एक रेट हमारे पास ये आ गया है, इन दोनों को हमने इक्वेट किया, इसमें से AB वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। तो K जो हमारे पास बचा है K इज इक्वल टू RT/NA.N.K स्टार एक्टिवेटेड रेट कांस्टेंट। अच्छा, अब देखें जहाँ ये हमारे पास K की वैल्यू आ गया, अगर आपको ये वैल्यू पता हो, ये टेम्परेचर पता हो, ये एवोगैड्रो नंबर N की वैल्यू और K स्टार की वैल्यू पता हो तो आप K निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट। बट आप इस इक्वेशन से जो हमारी इक्वेशन 3 आई है रेट कांस्टेंट K की वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसकी रीज़न ये है कि आप इन सब की वैल्यूज़ तो पुट कर लेंगे बट इसकी वैल्यू आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो इसकी वैल्यू जब तक हमें नहीं मिलेगी, इस इक्वेशन में नहीं लगेगी, हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ और
टेक्निक यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंटली तो ये फाइंड आउट नहीं हो रहा, हम इसका रिलेशनशिप किसी और टर्म्स के साथ देख के फिर उन टर्म्स की वैल्यू निकाल के इसकी डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे। तो हम यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़, ठीक है जी। अब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ कई तरह की हो सकती हैं। इस वक्त हमारे पास ये डेल्टा जी स्टार आपको नज़र आ रहा है, ये स्टार हम एक्टिवेटेड के लिए लगाएंगे सबके साथ। G स्टैंड्स फॉर गिब्स फ्री एनर्जी, एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है और इसको डेल्टा जी यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या सिंपली इसको फ्री एनर्जी भी कहते हैं। ये इक्वल होता है -RT log नेचुरल के के। अब हम यहाँ एक्टिवेशन का साइन सबके साथ लगाएंगे। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो मैक्सिमम वर्क करने की जो पोटेंशियल होती है उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। क्या है? डेल्टा जी इज द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू डू वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस वैल्यू पे जो वो वर्क करता है वो गिब्स फ्री एनर्जी उस सिस्टम की कहलाती है, सिंपली फ्री एनर्जी। ये एक और इसकी हम इक्वेशन देखेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी माइनस टी डेल्टा एस। ये भी एक हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होती है उसमें चेंज। अब टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है? मॉलिक्यूल्स मुसलसल मूव कर रहे हैं, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, उनकी रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, उनकी ट्रांसलेशनल एनर्जी, उन सबको मिला के टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की आ गई। पी वी प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा ये, और टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और डेल्टा एस यानी एंट्रोपी है। एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस होता है उसको मेजर करने के लिए हम ये एंट्रोपी की वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये इसको और हम सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो डेल्टा यू प्लस पी वी हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा एच के, एंथैल्पी के। एंथैल्पी ये भी हम हीट चेंज को बोलते हैं, सिस्टम का जो हीट में चेंज आ रही है वो दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी डेल्टा एच, और ये किसके इक्वल है? डेल्टा यू प्लस पी वी के। तो हम डेल्टा जी वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हम डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू इस पूरे फैक्टर की जगह इसकी जगह हम डेल्टा एच लगा देंगे माइनस टी डेल्टा एस। ऊपर हमने देखा है कि डेल्टा जी स्टार इसके इक्वल भी है -RT log नेचुरल के, और डेल्टा जी इसके इक्वल भी आ गया है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों साइड्स को। ये हमारे पास आ गया डेल्टा एच। अब सबके साथ स्टार लगाना है, जहाँ मैंने नहीं भी लगाया वहाँ भी आप लगा लें क्योंकि हम एक्टिवेटेड के केस में फाइंड आउट कर रहे हैं। डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार इज इक्वल टू डेल्टा जी की एक और वैल्यू थी -RT log नेचुरल के स्टार। अब दोनों साइड्स को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें इसको भी इसको साइड को और साइड को। अच्छा, इसको ओपन करें, इसके साथ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि हम यहाँ से के स्टार की जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इस पूरे फैक्टर RT log नेचुरल को इधर ले जाएंगे। अच्छा, जब ये इधर जाएगा तो ये इसके साथ भी डिवाइड होगा और इस टर्म के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर RT log नेचुरल प्लस टी डेल्टा स्टार ओवर RT log नेचुरल इज इक्वल टू के स्टार। अब इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, ये तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर RT log नेचुरल प्लस डेल्टा स्टार ओवर R log नेचुरल इज इक्वल टू के स्टार। अच्छा, अब log नेचुरल आपने ख़त्म करना है तो आप क्या करते हैं, उसकी बेस लगा देते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे भी log नेचुरल है, यहाँ पे भी इसकी ख़त्म करेंगे तो ये जो बाकी फैक्टर होगा ये उस बेस की पावर के तौर पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया log नेचुरल की बेस E माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर RT, ये log नेचुरल ख़त्म हो गया, ये पूरा फैक्टर जो है उसकी बेस की पावर बन गया, इनटू बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम रेज टू पावर डेल्टा एच स्टार ओवर R, और ये के स्टार के इक्वल आ गया, ठीक है जी। ये इक्वेशन हमारे पास 5 आ गई है। तो अगर आपके पास डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है, R की वैल्यू है, T की वैल्यू है और डेल्टा एस की वैल्यू है, तो आप यहाँ से के स्टार की वैल्यू निकाल सकते हैं, और के स्टार की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन 3 जो कि हमारे पास थी के इज इक्वल टू RT ओवर एन डॉट एन के स्टार इसमें पुट कर दें। तो के स्टार की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमने इसमें पुट कर दी, RT ओवर एन डॉट ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर RT डॉट मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर डेल्टा स्टार ओवर R। यानी के की वैल्यू हम इन एक्सपेरिमेंटली नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, हमने के की जगह ये टर्म्स पुट कर दिए, इनकी वैल्यूज हम निकाल के इस इक्वेशन में पुट करके हम इस के रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे के रेट कांस्टेंट है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, एंथैल्पी चेंज है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एंट्रोपी है।
ये सारी चीज़ें आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसमें एक दो पॉइंट्स जो हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा, कुलियन थ्योरी में हमारे पास जो फैक्टर आया है पी, इसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ओरिएंटेशन की प्रोबेबिलिटी कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो तो उसके कितने % चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो कुलियन थ्योरी में इसको जस्ट उन्होंने एम्पिरिकली ट्रीट किया था। एम्पिरिकल ट्रीट करने का मतलब ये है कि उन्होंने इसमें इसकी क्वालिटेटिवली रिलेशनशिप बताया था, क्वांटिटेटिवली नहीं बताया कि कितना इसका फैक्टर होगा तो कितना उसकी परसेंटेज हमारे पास इफेक्टिव कुलियन की कितनी परसेंटेज आएगी। तो जबकि ट्रांजिशन थ्योरी में हमने इस फैक्टर को क्वांटिटेटिवली ट्रीटमेंट दी है, जिसका मतलब है कि क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट दी है, हमें ये पता चला कि कितना ओरिएंटेशन का इसमें अमल दखल है। अच्छा, वो हमने किसकी टर्म में दी, एंट्रोपी की। एंट्रोपी चेंज हमने अभी यहाँ पे डेल्टा एस की शक्ल में पढ़ा है। एंट्रोपी चेंज यानी एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, यानी अगर मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री नहीं है, उनके साइज़ बड़े हैं और बड़े छोटे हैं, उनके शेप जो है एक ख़ास स्फेरिकल या उसमें नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी शेप्स में है, तो उसमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, उस सिस्टम में रैंडमनेस ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन कम हो जाएगी। यानी ओरिएंटेशन अगर वो स्मूथली सर्कुलर शेप में मॉलिक्यूल हैं और उनके साइज़ भी में एक ख़ास तनासुब है शेप में और साइज़ में, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करें। लेकिन अगर रैंडमनेस ज़्यादा है तो उनके प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करने के चांसेस कम हैं। ये हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में बताया। इसी तरह दिस थ्योरी कंसिडर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एज वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच इज़ ओमिटेड इन कुलियन थ्योरी। एंट्रोपी जो है वो कुलियन थ्योरी में उसका कोई जिक्र नहीं था, जबकि ट्रांजिशन स्टेट में हमने एंट्रोपी जो कि अहम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उसको भी यहाँ पे यूज़ किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।